students, welcome to Glowing Minds. I am your accounts mentor and we are doing class 11 accountancy. We are doing third chapter of class 11 accountancy, theory base of accounting and accounting principles. In the first video of this chapter, we discussed about accounting assumptions. Today, we will cover this chapter, we will complete this chapter and we will discuss accounting principles. These are very important principles from your examination point of view. मैं आपको सारे principles one by one easy language में और with examples करवाऊंगी. So let's start. First principle, first accounting principle is accounting entity और business entity principle. इस principle के according बिजनेस एक अलग एंटिटी है. अलग किससे? बिजनेस अपने ऑनर से अलग है. According to business entity principle, business is considered as separate entity from its owner. जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनर्स आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर फॉर द बिजनेस. ऑनर जो है वो बिजनेस के क्रेडिटर माने जाते हैं. बिजनेस और ऑनर एक नहीं है, वो अलग अलग है. ऑनर्स बिजनेस के क्रेडिटर माने जाते हैं और ऑनर ने जितनी कैपिटल लगाई होती है बिजनेस में, जितने भी अमाउंट लगाया होता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है और ऑनर बिजनेस का क्रेडिटर है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज स्टार्टेड बिजनेस और उसके बिजनेस का नेम है मोहन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. तो मोहन और मोहन एंड सन्स ये अलग अलग है. मोहन अलग है, मोहन एंड सन्स जो उसकी कंपनी है या फर्म है वो मोहन से अलग है. सपोज मोहन ने 50,000 रुपीज में बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 की कैपिटल लगाई है. तो ये जो 50,000 है ये मोहन एंड सन्स के लिए एक लायबिलिटी बन गए और ये लायबिलिटी टुवर्ड्स मोहन है. मींस मोहन एंड सन्स का क्रेडिटर है 50,000 के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कि बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी. बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. What is money measurement principle? According to this principle, only those transactions and events that can be measured in money terms are recorded in accounts. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिनको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके दो एग्जांपल्स, कई एग्जांपल्स हो सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो रिसेंटली चल रहा है, लॉकडाउन. ड्यू टू लॉकडाउन बहुत से बिजनेस लॉसेस सफर कर रहे हैं, बहुत से बिजनेस को लॉस हो रहा है. लेकिन अभी इस लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस लॉस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. बट अगर कोई लॉस होता है ड्यू टू थेफ्ट और ड्यू टू फायर, किसी शॉप में कोई चोरी हो गई या आग लग गई, उससे जो नुकसान हुआ उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है. इसलिए उस लॉस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. दूसरा एग्जांपल है, सपोज कोई बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय है बिजनेस का, वो कंपनी छोड़कर चला जाता है. उसके जाने से
कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। लेकिन इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैसे मेजर करें? हम नहीं कर सकते। इसलिए इसको, इस ट्रांजैक्शन को, इस इवेंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करें। दिस इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज accounting period principle. Now what is accounting period? Accounting period है कि बिजनेस को गोइंग कंसर्न माना गया है। जो हमने फर्स्ट एजम्पशन की थी इसकी कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एजम्पशन की थी कि वो चलता रहेगा। अब उसकी लाइफ बहुत लंबी मानी जाती है, तो बिजनेस की लाइफ को कुछ स्मॉल पीरियड्स में ब्रेक कर देते हैं, इसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। बिकॉज प्रॉफिट या लॉस को अगर हम बिजनेस की लाइफ के एंड में मेजर करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, दे वांट to know the financial position of business after small period of time. So life of an enterprise is broken into smaller periods called accounting periods. So at the end of accounting periods, final accounts are prepared to measure the profit or loss and financial position of the enterprise. Usually अभी accounting period जो है ये मोस्टली एंटरप्राइजेस का 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। नॉर्मली ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिस ईयर का जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसका एंड जो होगा वो 31 मार्च 2021 तक होगा। तो 31 मार्च 2021 को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे कंपनीज के टू एसरटेन देयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कैलकुलेट देयर प्रॉफिट और लॉस। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। And next principle is full disclosure principle. Full disclosure means सब कुछ disclose करना। अब यहाँ पर full disclosure में full means only significant information, not all information, significant information. Full disclosure principle के according all significant information should be recorded in the books of accounts. It will result in better understanding of financial information. For example, the reason for low turnover कि इस साल turnover बहुत कम क्यों रही, that should be disclosed. ये user of financial information के लिए significant information है। तो according to this principle, all significant information should be disclosed in books of accounts. It will make financial statements more meaningful, more understandable to the users. Next principle is materiality principle. Materiality principle is opposite of full disclosure principle. Full disclosure principle says कि all significant information should be disclosed, but materiality principle says कि irrelevant information should not be disclosed. जो information काम की नहीं है उसको disclose मत करो। Otherwise, accounting information जो financial statements हैं that will become overburdened. बहुत ज्यादा फालतू की इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाएंगी। इट मीन्स ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। अब कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है बहुत सी बातों पे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस एनुअल है। अब उस कंपनी ने एक छोटा सा एक्सपेंस किया, सपोज
500 रुपीज के एक्सपेंसेस स्टेशनरी पर किए। ये 500 रुपीज जो हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस में अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी इज टू बिग and this expense is too small to disclose. This is irrelevant information for that company. This is materiality principle. Next principle is prudence or conservatism principle. Very very important principle. इस principle के according ये सेफ चलने की पॉलिसी है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एक कंपनीज के लिए सेफ चलने की पॉलिसी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। ऐसे लॉसेस जो भी हुए नहीं है, जो हो सकते हैं, दे शुड बी रिकॉर्डेड। बट all the anticipated profits should be ignored. Means ऐसे profits जो अभी हो सकते हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए। This is very important principle for the safety of finances. This principle ensures that financial statements present true and fair view of the firm. तो इसका क्या फायदा होता है कि अगर लगता है कि कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए कंपनीज पहले से तैयारी कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स एक टर्म हमने की थी अकाउंटिंग टर्म्स में, दैट इन द चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किया था बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं कि सपोज डेटर्स जो कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को पैसे देने होते हैं, कंपनी ने जिनसे अमाउंट लेना है वो कंपनी के डेटर्स होते हैं। सपोज डेटर्स जो हैं वो पूरा अमाउंट वापस नहीं करते तो उसको बैड डेट्स, जितना अमाउंट डेटर्स ने वापस नहीं किया दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। सपोज कंपनी को डाउट है कि ये डेटर्स हमारा पूरा अमाउंट वापस नहीं करेंगे, ओनली डाउट है अभी, तो दिस इज एंटिसिपेटेड लॉस। अब कंपनी इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कंपनी ने उसके लिए पहले से ही अमाउंट अलग रख लिया कि अगर ये लॉस हुआ तो इस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं। This is the policy of going safe, and this is very important principle for the companies to show their due and fair financial position. This is principle of conservatism or prudence. Next principle is cost concept or historical cost principle. Historical cost principle says that an asset is recorded in the books at the price at which was it acquired. अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए 10,000 रुपीज पे किए हैं तो वो एसेट कंपनी की बुक्स में 10,000 रुपीज पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब चाहे उस समय जब एसेट को हम बुक्स, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उस समय उस एसेट की वैल्यू 10,000 से कम हो या 10,000 से ज्यादा हो, इट डजंट मैटर। वो एसेट उस टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 रुपीज में ही रिकॉर्ड की जाएगी। एवरी ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू को कम करके दिखा सकते हैं कि अगर उस 10,000 रुपीज की वो एसेट है, एवरी ईयर उसमें से कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का लेस करके उस एसेट की वैल्यू को शो कर सकते हैं। बट दैट विल बी शोन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। All the accounting will be done on this historical cost. Historical cost means जिस पर उसको, जिस अमाउंट से उसको एक्वायर किया था। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही चार्ज करना है। जो भी अकाउंटिंग उस एसेट पर करनी है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही करनी है।
दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इससे पर्सनल बायस का रिस्क नहीं रहता है अकाउंट्स में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग means matching किसकी? Matching of revenue of the period with the expenses of the period means कुछ भी अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो उसी अर्निंग में से लेस करने होते हैं, तभी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। All the costs which are applicable to revenue should be charged against that revenue. You can say that expenses should be charged against the revenue which are related to that period only. This is matching principle. Matching of revenue and expenses. Same period के revenue, same period के expenses होने चाहिए। Next principle is dual aspect or duality principle. Now, according to double entry system, every transaction has two aspects. As we have discussed in our first chapter, this is the system of accounting, double entry system. This is dual aspect principle. Every transaction has two aspects, debit and credit. There is debit for every credit. And the amount is also same, means जितना डेबिट में लिखा जाता है उतना ही क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट परचेज की है फॉर ₹5,000। नाउ एसेट इंक्रीज हुई 5,000 से और कैश डिक्रीज हुआ 5,000 से। एसेट डेबिट साइड and cash credit side. Amount is same on both the sides. This is called dual aspect principle. This is based on double entry system of accounting. And the last principle is, and next principle is revenue recognition principle. Yeah, revenue recognition concept. जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो उससे होने वाले रेवेन्यू को उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे कैश अभी रिसीव हुआ है या नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, सेल हो गई है 5,000 की, बट अमाउंट अभी उसका नहीं मिला है, अमाउंट बाद में मिलेगा। अब यहाँ पर सेल हो चुकी है तो सेल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे अभी कैश नहीं रिसीव हुआ है, इससे अभी रेवेन्यू नहीं हुआ है, बट दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग that accounting should be free from personal bias, means जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि ये क्यों रिकॉर्ड किया, कहाँ से इतना अमाउंट आया, कहाँ इतना अमाउंट गया, इसके रिटर्न में प्रूफ होने चाहिए, तभी वो पर्सनल बायस से फ्री होगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं? ये कैश मीमो हो सकता है, इनवॉइसेस हो सकते हैं, सेल्स बिल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। These documents, or you can say these evidences, provide the basis for accounting and audit. So that's all for today, students. These all were the principles of financial accounting. We will discuss next chapter in our next video very soon. Thank you. Moving.